हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है फिर से। आपको याद ही होगा हमारा पाठ 2 चल रहा था, अम्ल, क्षार और लवण। तो बच्चों, यहाँ पे हम 2.1.3 से पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि पिछले सारे वीडियो आपने देख लिए हैं और पिछले वीडियोस का आपको अगर ध्यान नहीं हो तो एक बार फिर से आप पीछे का वीडियो देखिए ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे और आप लगातार पढ़ाई में शामिल रहें। तो बच्चों, क्रियाकलाप 2.5, यह क्रियाकलाप 2.5 है बच्चों। ये जो चित्र दे रखा है ना, चित्र 2.2, इस चित्र पर आधारित है, इस चित्र पर बेस्ड है। तो इस चित्र में क्या बता रखा है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। तो बच्चों, क्रियाकलाप 2.5 में देखिए, 2 परख नलियाँ लीजिए, उन्हें ए और बी से नामांकित कीजिए। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लीजिए और परख नली बी में 0.5 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लीजिए। बच्चों, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है, ये दोनों क्या हैं, ये हैं धातुओं के कार्बोनेट। तो जब धातुओं के कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, यह इस क्रियाकलाप में बताया गया है। तो दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाएंगे। आपने क्या निरीक्षण किया, चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए और अपने निरीक्षणों को अभिलिखित कीजिए। तो बच्चों, इस चित्र को एक बार हम देख लेते हैं। इस चित्र में देखिए आप कि ये जो एक परख नली दे रखी है, ये लिखा है ना परख नली, इस परख नली की तली में बच्चों सोडियम कार्बोनेट डाला गया है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, यानी धातु का जो कार्बोनेट है, इसके ऊपर हमने डाला तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल डाला तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। कौन सी गैस बन गई बच्चों, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब ये बनी कि नहीं बनी, इसका निरीक्षण करने के लिए बच्चों एक निकास नली लगाएंगे। बच्चों, ये लिख रहा है ना निकास नली, ये तिरछी सी नली लग रही है। इस नली में से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बन जाएगी तो यह एक और परख नली से जोड़ देंगे, उसमें हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई इसमें जाएगी तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को दूधिया सफ़ेद दूध के रंग का कर देगी। तो इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। तो बच्चों, ये जो अभिक्रिया मैंने आपको शब्दों में समझाई, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में ऐसे लिखते हैं। परख नली ए, जो बच्चे हो, ये हमारी बड़ी वाली परख नली है ना ए, इसमें डाला है Na2CO3 प्लस 2HCl, तो एरो बना 2NaCl। NaCl आपको याद ही होगा, नमक का सूत्र होता है, प्लस H2O बना यानी जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, जी लिखा हुआ है, इसका मतलब गैस बनी। अब है परख नली बी। परख नली बी में क्या क्रिया हुई, NaHCO3, इसमें HCl डाला जा रहा है, इसमें भी NaCl बना, H2O बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर ये जो अभिक्रिया हुई CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O, यानी कि अगर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस चूने के पानी में जाती है तो बनता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। मतलब इस चूने के पानी में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती जा रही है तो जल में विलय हो जाएगा ये, और CaHCO3 का होल ट्वाइस ये एक्वस, ये जल में घुलनशील बन जाएगा। तो जो चूना पत्थर होता है और खड़िया यानी चौक जिसको हम कहते हैं, हिंदी में खड़िया कहते हैं, और संगमरमर मार्बल जो पत्थर हम घरों में लगाते हैं बच्चों, और कैल्शियम कार्बोनेट के ही ये विविध रूप है। ये जो CaCO3 है ना बच्चों, ये इन सब का सूत्र है।
तो अगर आपका प्रश्न आता है कि संगमरमर का आप सूत्र लिखिए, या कैल्शियम कार्बोनेट का लिखिए, या चूने पत्थर का लिखिए, या चौक का लिखिए, तो इन सब का सूत्र क्या होगा? CaCO3। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं: धातु कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल क्या बनेगा? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रही हूँ आपका साथ के साथ किताब में अंडरलाइन भी कर रहे हो और पढ़ने में समझ भी आ रहा है आप लोगों को बच्चों। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे आपको क्लास 10th के और क्लास 9th के विज्ञान विषय के सभी वीडियोस, सभी पाठों के अवेलेबल होंगे, जिससे आपका कोर्स आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 2.1.4 अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 2.6 परख नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंदे फिनोल्फ्थलीन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है? इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थलीन का रंग क्यों बदल गया? अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए। क्या फिनोल्फ्थलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों यह जो अभिक्रिया है अम्ल की और क्षार की परस्पर अभिक्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी बोलते हैं, और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव और क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो बच्चों ये नोट करने की चीज़ है, अम्ल के द्वारा क्षार का और क्षार के द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, यानी एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। इस अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं NaOH प्लस HCl। NaOH क्या हो गया? क्षार हो गया। HCl क्या हो गया? अम्ल हो गया। एरो NaCl प्लस H2O यानी लवण और जल। तो ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है इसकी परिभाषा ये हो गई कि यहाँ से अंडरलाइन करना बच्चों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और इस उदासीनीकरण की अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं? क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, और उसमें वैज्ञानिक रासायनिक रूप में ऐसे लिखते हैं NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। बच्चों आगे बढ़ते हैं। 2.1.5 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 2.7 बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। कॉपर ऑक्साइड क्या है? एक धात्विक ऑक्साइड है। कॉपर एक धातु है और इस धातु का ऑक्साइड क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। इसकी अल्प मात्रा लीजिए और हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? एक अम्ल हो गया। तो अम्ल को हमने किससे क्रिया कराई है? कॉपर ऑक्साइड से। तो विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाता है, नीले हरे सा रंग हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, कॉपर ऑक्साइड अम्ल में घुल जाता है, तो विलयन का जो नील हरित रंग है अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। ये नील हरित रंग क्यों बना? इसलिए बना कि अब जो कॉपर ऑक्साइड था, ध्यान देना बच्चों, यह कॉपर ऑक्साइड जो था अब क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड बन गया, क्योंकि HCl डाला था ना हमने, तो HCl से कॉपर का ऑक्साइड हट गया और कॉपर के साथ क्लोराइड लग गया। ये दोनों अंडरलाइन किए मैंने, इसमें ध्यान दो, कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है, तो ऑक्साइड हट के क्लोराइड जुड़ गया के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं: धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, तो एरो लवण प्लस जल। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए।
क्षार और अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षार ऑक्साइड भी कहते हैं। अब है 2.1.6 क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं, यानी क्षार थे उनके साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया में क्या होता है। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी करी थी ना हमने क्रिया चूने के पानी वाली, तो उसके बीच की अभिक्रिया आपने देखी है अभी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षार अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब इसके प्रश्न देखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ के अंत में करवाए जाएंगे। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? बच्चों ये जो प्रश्न हैं पहले इन प्रश्नों के उत्तर आप इसी पढ़ाए हुए पाठ में से खोजना। ये जो अभी अभी पढ़ाया है उसी पे आधारित है और आपको इनके प्रश्न के उत्तर इसी में से मिल जाएंगे। 2.2 सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं? तो बच्चों अम्ल और क्षारक में क्या क्या समानता देखी हमने। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तो होता ही है, यानी कि अम्ल जो होते हैं इन सब में क्या होता है? हाइड्रोजन तो होता ही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ये। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्ल होते हैं। तो है क्रियाकलाप 2.8 ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कार्क पर 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। कार्क बच्चों एक लकड़ी का गुटका होता है। चित्र 2.3 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। आप देखो चित्र 2.3 में ये लकड़ी का गुटका है, इस लकड़ी के गुटके पर कीले लगाई हैं और उसको तारों से 6 वोल्ट की ये जो बैटरी है इससे जोड़ दिया गया है। फिर एक बल्ब लगाया गया है और एक स्विच लगाया गया। तो अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डाला, यानी कि ये तनु HCl यानी अम्ल डाला। जो खाली बीकर था ना अब उसमें अम्ल डाल दिया। अम्ल डालकर हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हुई? बैटरी से प्रवाहित हो गई। तो अब देखा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी इस अभिक्रिया को दोहराएंगे। आपने क्या परीक्षण किया? इन परीक्षणों को ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयनों के साथ भी अलग अलग दोहराएंगे। तो क्या बल्ब जलता है हर बार? तो कब बल्ब जला और कब नहीं जला, यही निरीक्षण बताएगा कि कौन अम्ल है कौन नहीं है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। जब जब अम्ल होगा तब तब तो बच्चों बल्ब जलने लगेगा, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, और बल्ब नहीं जलता तो लगता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। अम्लों में धनायन H+ होते हैं और ऋणायन जैसे HCl में Cl- होता है। HNO3 में NO3 जो है माइनस होता है और CH3COOH में CH3COO- होता है। H2SO4 में SO4 और 2- होते हैं। बच्चों ये कुछ अम्ल हैं, इन अम्लों में कहाँ कहाँ माइनस आवेश होता है ये बताया गया है। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्ल में धन आयन कौन सा होता है? H+ होता है, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो इसलिए ही यह हाइड्रोजन आयन क्या करता है? H+ आयन उत्पन्न करता है और इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। यानी सभी अम्लों में H+ धन आयन होता ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? ये क्षार है। जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराएंगे और जो परिणाम होंगे उनको लिखेंगे। हाँ तो बच्चों ये थी आज की क्लास।
उम्मीद करती हूँ आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आगे हम पढ़ेंगे 2.2.1 से, तो अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए बच्चों। तब तक बाय बाय बच्चों।